चलो, तो हमने अभी तक फिजिक्स में क्या पढ़ा हुआ है? अभी तक हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है और रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, है ना। और रे ऑप्टिक्स में हमने रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब पढ़ा था और रिफ्रैक्शन के कुछ फेनोमेना जैसे कि अर्ली सनराइज वगैरह वो सब देखा था। और उसमें ये भी देखा था कि अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ इन सब के बारे में बात की थी। ठीक है, आज के क्लास में हम बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। अब ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है थोड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, हालांकि बचपन में ये छोटे क्लासेस में पढ़े हुए हो, फिर भी और एक बार इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसका डे टू डे लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होता है वो भी देखेंगे और इसके रिलेटेड हमें एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं वो भी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम शॉर्टकट में TIR भी बोलते हैं। अब ये जो TIR है ये होता क्या है या ये है क्या, इसको जरा समझते हैं। ठीक है, देखो अगर मान लो आपके पास कोई एक मीडियम है, अब जब हम रिफ्रैक्शन कर रहे थे तब रे ऑफ लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम जा रहा था, तब रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम, जनरली हम जो ले रहे थे वो रेयरर से डेंसर मीडियम ट्रैवल कर रहा था। तो रे ऑफ लाइट हमारा कहां से कहां ट्रैवल कर रहा था, तो रे ऑफ लाइट जनरली जो रिफ्रैक्शन में हम बात करते हैं वो रेयरर टू डेंसर मीडियम ट्रैवल करता है। लेकिन क्या हो अगर रे ऑफ लाइट हमारा डेंसर टू रेयरर ट्रैवल करे, वो थोड़ा देखते हैं और उसी के बेसिस पे आपका TIR होता है या बनता है। मान लो ये आपका डेंसर मीडियम है और ये आपका रेयरर मीडियम है। ठीक है, अब मान लो कोई रे ऑफ यहां पे कोई बल्ब हमने रख दिया, मान लो यहां पे अंदर पानी है। एग्जांपल के तौर पे मैं मान लेता हूं यहां पे नीचे और पानी रखा हुआ है। अब अगर मैं पानी के अंदर मान लो कोई एक बल्ब लगा दूं, ठीक है, अगर बल्ब लगा दो तो रे ऑफ लाइट कैसे ट्रेवल करेगा? मान लो कोई ऐसा एक सीधा ट्रेवल किया और हमें पता है अगर मीडियम से वो परपेंडिकुलर होता है, मीडियम में परपेंडिकुलरली लाइट ट्रेवल करता है तो वो डेविएट करता नहीं है। अब मान लो, अब ऐसा तो नहीं है सिर्फ एक ही लाइट ट्रेवल कर रहा होगा, करोड़ों लाइट निकल रहे होंगे बल्ब में से, करोड़ों लाइट रेज निकल रहे होंगे। तो मान लो कुछ रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे गए। अब अगर ऐसे गए तो ये हो गया उसका क्या, नॉर्मल। अब ये कहां ट्रैवल करेगा, अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल ट्रैवल करेगा। मान लो कुछ ऐसे ट्रैवल किया, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, है ना। अब मान लो कुछ और लाइट्स ऐसे ट्रैवल किए। अब देखो जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल से बढ़ाता जाऊंगा, अगर ये हमारा इंसिडेंट हो गया, अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे ज्यादा है, हाँ या ना। जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा या नहीं बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा जब रे ऑफ लाइट, मान लो अब यहां पे ये ऐसे हो गया, ये एंगल R हो गया, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहां पे ये रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, कुछ एक ऐसा भी एंगल होगा जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस में, मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ और जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो क्या हो जाएगा, इसी बाउंड्री के साथ साथ चलने लगेगा, कुछ ऐसा। मतलब ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हो गया या नहीं हो गया। इसी एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल और इसको IC से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले ये समझ लो क्रिटिकल एंगल है क्या। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, या ऐसे समझ लो क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जहां पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है, वो 90 डिग्री बन जाता है। वो क्या बन जाता है, 90 डिग्री बन जाता है। उसी एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अब अगर मैं फिर से और बढ़ाऊं आपका क्या, मान लो कुछ इस तरह से गया, मान लो और बढ़ा दिया मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो क्या हो जाएगा, वो एयर में
बाहर रिफ्रैक्ट ना करके अपने ही मीडियम में फिर से बाउंस बैक कर जाएगा। ये वाला कंडीशन क्या है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन आईसी है, मतलब ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है। तो और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया। तो इसी फेनोमेना को, इस फेनोमेना को हम बोलते हैं टीआईआर। इस फेनोमेना को हम बोलते हैं टीआईआर। टीआईआर का मतलब क्या होता है, जब कोई भी रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद अपने ही मीडियम में रह जाए या अपने ही मीडियम में बाउंस बैक कर जाए, उसी फेनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। और इसके टीआईआर होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। अब क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, उसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। समझ आया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, कहानी क्या है। चलो, तो ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, इसको 2 लाइनों में लिख लो ताकि इस कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। पहले ये डायग्राम बना लो, मैं इस तरफ लिख लेता हूं। चलो, तो हमने यहां पे 2 डेफिनेशन लिख लिए हैं, एक तो है क्रिटिकल एंगल का, दूसरा है टीआईआर का। क्या समझते हैं, देखो क्रिटिकल एंगल क्या बोलता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम for which the angle of refraction in the rarer medium, the angle of incidence in the denser medium, angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium, for which the angle of incidence in the rarer medium is 90 degree, अगर 90 डिग्री हो जाए is called the critical angle of the denser medium। तो इसी एंगल को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, और उसको डिनोट किससे किया जाता है, उसको डिनोट किया जाता है आईसी से। ठीक है, तो ये है क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन। उसके बाद आता है टीआईआर क्या है, द फेनोमेना इन विच ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल से ट्रैवल कर रहा हो, कहां से कहां, डेंसर टू रेयर से, फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, देन इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक, देन ये टोटली अपने मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाता है, और इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यहां पे वही लिखा हुआ है इनटू द डेंसर मीडियम एंड इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यही कहानी है। तो कंडीशन क्या क्या हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए, पहला कंडीशन रे ऑफ लाइट कहां से कहां ट्रैवल करना चाहिए, रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम ट्रैवल करना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या हो गया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। तभी ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रहे होंगे, देन वहीं पे आपका टीआईआर आपको देखने को, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ऐसे भी लिख लो, नेसेसरी कंडीशन फॉर टीआईआर। क्या है नेसेसरी कंडीशन, पहला, लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम denser to rarer, एक तो ये कंडीशन होना चाहिए। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस should be greater than क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए ये 2 नेसेसरी कंडीशन आपको, अगर रे ऑफ लाइट ये इस दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा, देन हम बोलेंगे कि यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। समझ आया कहानी या नहीं आया? चलो, अब इस रिलेशनशिप निकालते हैं क्रिटिकल एंगल, या फिर क्रिटिकल एंगल और म्यू या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है, ये डायग्राम बना चुके हो क्या, रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो, हमें क्या पता है, साइन आई बाय साइन आर हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू। लेकिन यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां पे है, डेंसर मीडियम में। मैं डेंसर मीडियम को मान लो मीडियम 2 ले लेता हूं,
और जो रेयर मीडियम था उसको मैं मीडियम 1 ले लेता हूं, हम जनरली वही लेते हैं, रेयर मीडियम को मीडियम 1 और डेंसर मीडियम को मीडियम 2। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां पे है, डेंसर मीडियम में, तो यहां पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं, यहां पे हम रेयर मीडियम का निकाल रहे हैं, मतलब मीडियम 1 का। तो म्यू हमें क्या मिलेगा, म्यू 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 मिलेगा या नहीं मिलेगा। साइन आई बाय साइन आर हमारा क्या होगा, क्या होना चाहिए जनरली, अगर रे ऑफ लाइट हमारा रेयर टू डेंसर मीडियम आ रहा होगा, देन साइन आई बाय साइन आर हमारा क्या होता है, म्यू 2 1 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। लेकिन एज बिकॉज यहां पे लाइट ट्रेवल कहां से कहां कर रहा है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम ट्रेवल कर रहा है, मतलब पानी से बाहर एयर जा रहा है, तो यहां पे हम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, यहां पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकाल रहे होंगे बाय विथ रिस्पेक्ट टू वाटर या फिर डेंसर मीडियम। तो साइन आई बाय साइन आर हमारा क्या हो जाएगा, म्यू ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 बाय म्यू 2 1 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। यह हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में आगे पहले क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जब रिफ्रैक्शन पढ़ा रहा था। यह लिख सकता हूं, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए फॉर TIR एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा कितना हो जाता है, क्रिटिकल एंगल के बराबर है ना, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेरा कितना हो जाता है, 90 डिग्री के बराबर होता है ना। यही कंडीशन है, यही कंडीशन है TIR होने के लिए। तो साइन आई यहां पे डाल दो वैल्यू, साइन IC डिवाइडेड बाय साइन 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 म्यू 1 या फिर इक्वल टू 1 बाय म्यू 1 2। ये होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90 हमारा 1 होता है, तो साइन IC मेरा कितने बराबर हो गया, देयरफॉर साइन IC मेरा किसके बराबर हो गया, 2 म्यू 1 के बराबर या फिर इक्वल टू 1 बाय म्यू 1 2 के बराबर। और जो फॉर्मूला हमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है म्यू 1 2, मोस्टली हम इसी को इस्तेमाल करते हैं ना, म्यू 1 2 को इस्तेमाल करते हैं। तो म्यू 1 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाय साइन IC हो जाएगा। तो ये रिलेशनशिप है किसके किसके बीच, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। समझ आया या नहीं आया, छोटा सा कैलकुलेशन था। नेक्स्ट आता है सम एप्लीकेशंस ऑफ TIR। अब एप्लीकेशंस ऑफ TIR में समझते हैं क्या क्या है, हालांकि ये भी छोटे क्लासेस में पढ़े हुए होंगे। एप्लीकेशंस ऑफ TIR, अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो पहला एप्लीकेशन होता है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, डायमंड चमकता क्यों है, ड्यू टू दिस फेनोमेना TIR की वजह से लाइट उसके अंदर जाता है लेकिन बाहर नहीं आ पाता, और उसके अंदर बहुत सारे रिफ्लेक्शंस TIR होते रहते, इसलिए आपको लगता है कि वो चमक रहा है या डायमंड चमकता है। अब डायमंड को अगर आप अंधेरे में रख दो तो वो चमकेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर लाइट ही नहीं जा सकता, तो आपको दिखेगा भी नहीं डायमंड। लेकिन डायमंड तभी चमकता है जब उसके ऊपर कोई लाइट इंसिडेंट होता है। तो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज वन ऑफ द एग्जांपल या एप्लीकेशन ऑफ TIR। तो डायमंड का क्रिटिकल एंगल कितना होता है, क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड ये बहुत छोटा होता है, लगभग IC इसका होता है 24.4 डिग्री, 24.4 डिग्री का क्रिटिकल एंगल होता है इसके अंदर, ठीक है। क्रिटिकल एंगल अगर इससे ज्यादा एंगल से लाइट डायमंड के अंदर जाता है तो क्या हो जाता है, वो उसके अंदर लाइट ट्रैप हो जाता है और बाहर नहीं निकल पाता, और इसी के वजह से लाइट जो डायमंड होता है वो आपको चमकदार दिखता है या वो चमकता है, आपको लगता है कि वो चमक रहा है। दूसरा मिरेज फॉर्मेशन,
अब ये मिरेज फॉर्मेशन क्या है, अगर कभी धूप में आप देखे होगे 12-1 बजे, अभी तो ठंड का मौसम है, अभी नहीं, लेकिन गर्मियों के दिनों में, ठीक है, इन द मंथ ऑफ मई जून, गर्मियों के दिनों में अगर आप ये राउरकेला के जो रिंग रोड है वहां पे आप गाड़ी चलाते हुए जाओ ना, तो आपको लगेगा कि रिंग रोड में सामने कुछ पानी गिरा हुआ है। और ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि रोड है और उसके बगल में पेड़ होते हैं, और एज बिकॉज हमारा जो ग्राउंड से ऊपर वाला जो एयर होता है वो तुरंत गर्म हुआ रहता है, और हम रास्ते में किसको देखते हैं, जो लाइट गिरता है पेड़ों पे, पेड़ों का शैडो दिखता है, ठीक है, और पेड़ों के शैडो के वजह से हमें वहां पे एक भ्रम या एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि लगता है कि वहां पे पानी गिरा हुआ है, लेकिन वो एक्चुअली में पानी नहीं होता, वो आपका बस एक वहम है, और आपको लगता है कि वहां पे पानी गिरा हुआ है, और उसी को हम बोलते हैं मिरेज फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा और तीसरा, जो आजकल आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, ऑप्टिकल फाइबर्स, आज के दिनों में आप इंटरनेट, इतने फास्ट इंटरनेट कैसे इस्तेमाल कर पा रहे हो, ड्यू टू दिस, क्योंकि पहले जमाने में जो इंटरनेट हम यूज करते थे वो किससे यूज होता था, वो कॉपर वायर इस्तेमाल होते थे, लैन केबल का इस्तेमाल होता था, लेकिन आजकल हम ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। रुको, अगर होगा तो दिखा देता हूं, रुको एक सेकंड। ये देखो, इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर, और यही तार इस्तेमाल होके आपके घरों में इंटरनेट आता है आजकल, जो चाहे वो जियो का बोल लो या एयरटेल एक्सट्रीम का बोल लो, या घर में आपके लोकल में जो अगर कोई इंटरनेट वाईफाई सप्लाई कर रहा होगा तो वो जनरली इसी तार का मदद लेते हैं। और इस तार में, और पहले जो तार हम इस्तेमाल करते थे, पहला वाला तार भी शायद है, रुको दिखाता हूं, देखो पहले के जमाने में इस टाइप के तार इस्तेमाल होते थे, और यहां पे 2 प्लग्स लगे रहते थे, ठीक है, ऐसे प्लग्स रहते थे इसके 2 साइड में, एक आपका मॉडेम में लगता था और दूसरा आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे लगाते थे, डेस्कटॉप के पीछे लगाते थे, इसको हम लैन वायर बोलते, और इसी तार के मदद से आपका इंटरनेट ट्रांसफर होता था। और ये तो मैंने छोटा सा दिखाया, पहले पूरे दुनिया भर में इसी तार का ही इस्तेमाल होता था। अब ये थोड़ा पतला है क्योंकि छोटी डिस्टेंस के लिए है, और जो पहले के जमाने में इस्तेमाल होता था वो थोड़ा मोटा हुआ करता था। लेकिन आजकल हम उस तार का या लैन का इस्तेमाल नहीं करते, हम इसका ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर्स बेसिकली कांच का तार होता है। ये देख रहे होगी, ये पतले पतले तार, इसके अंदर कांच के, ये इंसुलेशन है, ठीक है, इसके अंदर, इसको छीलने के बाद आपको मिलेगा इसके अंदर पतला सा कांच का वायर 4-5 होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत डेलिकेट होते हैं और टूट भी जाते हैं, इसलिए इसके ऊपर बहुत सारी इंसुलेटिंग कोटिंग किए जाते हैं, ठीक है। और इसी को इसका फायदा क्या है कि इसके थ्रू से जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल या लाइट अगर आप ट्रैवल करवाते हो, वो तुरंत के तुरंत बहुत तेजी से वो ट्रैवल करता है, बहुत तेजी से वो मूव करता है, इसीलिए आपको जो इंटरनेट आज के डे पे मिल रहा है वो बहुत फास्ट हो पाता है। और आज जो हम ऑनलाइन पढ़ा पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, दुनिया भर में ऑनलाइन मीटिंग्स चल रहा है, जो कोविड के दौरान जो सब कुछ ऑनलाइन में ट्रांसफर हो गया, वो इसी फास्टेस्ट इंटरनेट के बदौलत हो पाया। अब नहीं तो सोचो, पहले के जमाने में पहले कोई भी वेबसाइट लॉग इन करो, 5 मिनट पहले बैठो वो उसका होम पेज आने के लिए, इतना टाइम लगता था। लेकिन आज के डेट में वो एक सेकंड, एक मिली सेकंड में हमारा पेज रिफ्रेश होता है और हम सारा काम आसानी से कर पाते हैं, ड्यू टू दिस ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो ये भी TIR या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही कमाल है। बेसिकली क्या होता है, जो वायर होता है, ग्लास का तार होता है, इसके अंदर अगर आप इंसिडेंट करवाते हो कोई भी लाइट को, तो क्या होता है, ये कांच, एज बिकॉज ग्लास के वजह से, वो TIR की वजह से वो बाहर नहीं जाता, वो इसी के अंदर जिगजैग फ्लो करते हुए आपके पास ट्रैवल करके आ जाता है, ठीक है। और यही फेनोमेना इस्तेमाल करते हैं हम ऑप्टिकल फाइबर्स में, ठीक है। और उसके बाद आजकल जो कैमराज हम इस्तेमाल करते हैं, पहले के जमाने में जो कैमरा हम इस्तेमाल करते थे वो कौन सा कैमरा होता था, फिल्म वाला कैमरा होता था, जिसका पिक्चर क्वालिटी थोड़ा कम रहता था या क्लैरिटी अच्छा नहीं रहता था। लेकिन आज के डेट में हम जो 1080p में 3K 4K 8K वाले वीडियोस देखते हैं, उसका क्वालिटी इतना अच्छा क्यों होता है? उसका क्वालिटी इतना अच्छा इसलिए होता है क्योंकि हम नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या बोल सकते हो मिरर के बदले प्रिज्म, जो कैमरा के अंदर पहले हम मिरर का इस्तेमाल करते थे, आजकल हम प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं।
प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा जो कंट्रास्ट है या फिर कोई भी फोटोग्राफी का जो कंट्रास्ट है वो हमें अच्छे क्लैरिटी में मिलता है, और उस कैमरा को हम बोलते हैं मिररलेस कैमरा। अगर चाहो तो गूगल में सर्च कर सकते हो मिररलेस कैमरा क्या होता है। तो मिररलेस कैमरा में आपको मिरर के बदले प्रिज्म मिलता है। पहले क्या होता था, मिरर लगाया जाता था ताकि एक अच्छा गुड क्वालिटी ऑफ इमेज मिले, लेकिन मिरर का एक क्या बोले ड्रॉबैक क्या था कि कुछ लाइट वहां पे वेस्ट हो जाते थे, लेकिन प्रिज्म से वो लाइट वेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो वही अब सोचोगे सर प्रिज्म तो आर पार हो जाना चाहिए लाइट, उसमें कैसे हमें रिफ्लेक्शन मिलेगा? तो यही टीआईआर के मदद से, और उसी के बारे में प्रिज्म के बारे में भी हम 2-3 डायग्राम करेंगे और समझेंगे कि प्रिज्म से हमें रिफ्लेक्शन कैसे मिलता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिए। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। अब ये जो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म होता है, इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, ये प्रिज्म का जो एंगल्स होते हैं वो कैसा होता है, हमें 45 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री, इस प्रिज्म से ही, इसी पर्टिकुलर प्रिज्म से ही हम लाइट को रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। अब ऐसा क्यों सर 60-60-60 वाले प्रिज्म से क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि यहां पे आप कोई भी फेस पे अगर लाइट डालो, कोई भी फेस पे अगर लाइट डालो, तो अगर वो लाइट रिफ्रैक्ट करेगा। अब देखो समझो इस बात को, तो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स के लिए हमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रिज्म चाहिए होता है जिसको हम इस्तेमाल करके रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, और वो पर्टिकुलर टाइप क्या है, जिसका एंगल 45, 90 और 45 हो। इसके अलावा कोई भी एंगल का अगर आप प्रिज्म लेते हो तो वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ग्लास, जिस ग्लास से हम प्रिज्म बनाते हैं, ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल होता है ना, क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास वो होता है लगभग 42 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 42 डिग्री होता है। ग्लास के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है वो अप्रोक्सीमेटली 42 डिग्री होता है। तो अगर आप कोई भी प्रिज्म बनाते हो, अगर 60 डिग्री बनाते हो, 60 डिग्री का बनाते हो, तो वो क्रिटिकल एंगल से वो क्या होगा, तो कम हो जाएगा, रिफ्लेक्शन क्या होगा, कम, रिफ्रैक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा। इसीलिए वहां से लाइट बाहर निकल जाएंगे और टीआईआर नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर 45, 90 और 45 डिग्री का प्रिज्म आप लेते हो, जनरली वो कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। देखो कुछ ऐसा होगा, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 45 और ये आपका 45 डिग्री। ठीक है, अगर मान लो मैं यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखता हूं, तो रे ऑफ लाइट क्या होगा, ऐसे ट्रैवल करेगा, ऐसे ट्रैवल करेगा। अब ये क्या हो रहा है, ये इस सरफेस पे परपेंडिकुलरली गिर रहा है, परपेंडिकुलरली गिर रहा है ना, देखो 90 डिग्री परपेंडिकुलरली लाइट गिर रहा है। और अगर परपेंडिकुलरली गिर रहा है, हमें क्या पता है, वो मीडियम में वैसे ही सीधा सीधा ट्रैवल कर जाएगा, वो बेंड नहीं करेगा। तो रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, यहां से सीधा सीधा ट्रैवल करके यहां पे टकराया, फिर यहां पे टकराया। ठीक है, अब ये हो गया आपका नॉर्मल, ये हो गया आपका नॉर्मल। अब जनरली क्या होना चाहिए, इस प्रिज्म से यहां पे लाइट टकराने के बाद क्या होना चाहिए, लाइट टकराने के बाद ये बाहर निकल जाना चाहिए, होना तो वैसा ही चाहिए, है ना। लेकिन ये बाहर लाइट ट्रैवल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एज बिकॉज यहां पे एंगल 45 है, तो यहां पे ये जो रिफ्लेक्ट करेगा, ये नीचे की ओर रिफ्लेक्ट करेगा बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ, देखो ये एंगल आपका 45 डिग्री होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 45 डिग्री हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 45 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। तो 45 डिग्री से अगर ज्यादा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ बेंड कर जाएगा ना ग्लास के अपने मीडियम में। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अंचल समझ रहे हो? यस सर। चलो, तो अपने ही मीडियम में आ जाएगा, वो एयर में और नहीं जाएगा। तो यहां पे रिफ्लेक्ट बैक करके फिर से यहां पे गिरा, तो यहां पे ये कैसे गिरा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री गिरा, तो ये आ गया बाहर फिर से। और इधर इमेज हमारा कैसे बनेगा, अब देखो ट्रेस करते हुए जाएंगे, यहां पे एरो है, हेड है, तो ऐसे गया, ऐसे आया, फिर यहां पे हेड आ जाएगा और यहां पे आपका फुट रहेगा इसमें। तो यहां पे हमने इस इमेज को, ये मान लो ए
फुट ए था और ये बी था। हेड को हमने इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पे कैसे बना दिया, यहां पे उसको 90 डिग्री टर्न करा दिया। 90 डिग्री टर्न किया या नहीं किया? तो यहां पे इस प्रिज्म को इस्तेमाल करके हमने क्या किया, डेविएटिंग लाइट बाय कितना डिग्री, बाय 90 डिग्री। हमने 90 डिग्री से इस लाइट को डेविएट कर दिया। अब मान लो आप बोलोगे सर यहां पे तो रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, रिफ्लेक्शन में तो हमें उल्टा इमेज मिलता है ना। तो वही फिर से करते हैं। देखो मान लो मैंने ये वाला प्रिज्म बनाया, वही सेम प्रिज्म है, लेकिन जो इंसिडेंट फेस है उसको मैं अलग कर दिया। ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री। अब मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पे कहीं पे रखा, ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहां पे कहीं पे रखा, तो यहां से लाइट कैसे जाएगा, ऐसे गया और यहां से भी ऐसे गया, ऐसे जाने के बाद यहां पे क्या है, ये ऐसे एंगल है, तो ये एंगल जो हुआ ये 45 डिग्री हुआ, ये भी 45 डिग्री हुआ। तो यहां पे वो क्या करेगा, वो इधर ऐसे आएगा और यहां से ऐसे आएगा या नहीं आएगा, ऐसे आ जाएगा ना। 45 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ऐसे आ गया। फिर यहां पे आने के बाद ये क्या हो जाएगा, फिर से बाउंस बैक ऐसे कर जाएगा, ऐसे करेगा बाउंस बैक। फिर यहां पे टकराने के बाद क्या हो जाएगा, ऐसे करेगा, बाहर आ जाएगा। अब देखो इसको अगर ट्रेस करें तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे गया, ये किसका है, हेड का है, ऐसे गया, इधर आया फिर इधर आया, तो यहां पे हो जाएगा नीचे एरो और ऊपर की तरफ आपका ये। अगर इसको मैं ए लेता हूं और इसको बी लेता हूं तो ये हो गया ए और ये भी हो जाएगा बी। और सेम फेनोमेना यहां पे जो हो रहा था वहां यहां पे भी वही हो रहा है। तो यहां पे लाइट हमारा क्या हो गया, यहां पे लाइट हमारा रिफ्लेक्ट हो गया। हमने लाइट को कितना, यहां पे मैंने 90 डिग्री टर्न किया था लाइट को, यहां पे मैंने डेविएट कितना किया, 180 डिग्री, डेविएटेड लाइट बाय 180 डिग्री। और ये सब क्यों हो पा रहा है, दो चीजों की वजह से। जो ग्लास हमने लिया हुआ है उसका क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है और जो प्रिज्म हमने लिया हुआ है उसका कोई भी एक एंगल, मतलब कोई दो एंगल हमारा 45 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री होता तो उस प्रिज्म से रिफ्लेक्शन करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता, ठीक है। लेकिन आज बिकॉज ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है या एंगल का प्रिज्म हमने लिया हुआ है, तो यहां पे हमें रिफ्लेक्शन करवाने में आसानी होती है। तो देखो प्रिज्म को इस्तेमाल करके हम रिफ्लेक्शन बना रहे हैं या रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं लाइट को। रिफ्रैक्ट तो हो रहा है, उसके साथ साथ रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। तो और इसी का इस्तेमाल हम हाई क्वालिटी कैमराज में इस्तेमाल करते हैं जहां पे हमें अच्छा क्वालिटी का इमेज मिलता है। क्योंकि प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म कुछ लाइट अपने में रखता नहीं है, जितना लाइट आप उसको दोगे उतना लाइट आपको वो बाहर दे देगा। लेकिन मिरर का क्या होता है, मिरर में अगर पॉलिशिंग वगैरह थोड़ा खराब हो जाए तो लाइट वहां पे वेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो पिक्चर क्वालिटी आपको अच्छा नहीं मिलता। तो ये कहानी था। अब इसमें टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में ये दो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ कौन सा प्रिज्म, ये डायमेंशन ऑफ प्रिज्म है, ठीक है, डायमेंशन ऑफ प्रिज्म ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ एंगल, क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास क्यों होता है ऐसे प्रिज्म में, इसी प्रिज्म में क्यों हो पाता है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास हमारा 42 डिग्री होता है, इसीलिए हो पाता है। तो ये कहानी थी आपकी टोटल TIR की। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि क्वेश्चन कहां कहां से बन सकते हैं। तो क्वेश्चन बेसिकली इसी प्रिज्म से बन सकता है। उसके बाद जो मैंने फॉर्मूला बताया μ12 इज इक्वल टू 1/sin IC, उसी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। और कहां कहां पे इस्तेमाल होता है वो बन सकता है, ये याद रखना है। क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड, वो क्यों डायमंड स्पार्कल करता है, उससे बन सकता है। ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में बन सकता है। और ऑप्टिकल फाइबर के बारे में ये जो थ्योरी है ये आपके बुक में भी मौजूद है। तो एक बार कोई भी रेफरेंस बुक उठा के, कोई भी बुक आप किसी को भी फॉलो कर रहे हो, SL कर रहे हो, प्रदीप कर रहे हो, यशचांद कर रहे हो, कुछ भी नूतन कर रहे हो, कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, उसमें से उठा के एक बार थ्योरी पढ़ लेना, तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा,
ठीक है, आज क्लास खत्म हुआ या फिर जिस दिन ये वीडियो भी देखे उसके बाद थोड़ा बुक पढ़ लेना, तो कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम मिरर पे कूद या लेंसेस पे कूदेंगे, मिरर बोल रहा हूं, हम लेंसेस पे कूदेंगे, स्पेरिकल लेंसेस। और लेंसेस की कहानी थोड़ा डिफिकल्ट है, वहां पे डेरिवेशन वगैरह भी उससे पूछा जाता है, तो उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए नया नया वीडियोस बनाने का एक मोटिवेशन रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।